हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे। लास्ट टाइम मैंने हमारे क्वेश्चन नंबर 22 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम हमारे क्वेश्चन नंबर 23 से हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एंड फिल इन द ब्लैंक। फाइल इज अ वर्सेटाइल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट developed by Microsoft that support formatted text such as bold, italic, font, and colors and images while offering a high क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। बेसिकली बात की है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और वो अलग अलग टाइप के बेसिकली फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। जैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। बाकी हमारे पास अलग अलग फॉन्ट्स वो सपोर्ट करता है, अलग अलग हम उसके ऊपर कलरिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इमेजेस वगैरह भी बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हैं उनके ऊपर। तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा है या फिर उस फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे एज पर ऑप्शन देखिए तो RTF यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास RTF है, ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। और RTF की कई बार ना फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसको बोला जाता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTF, और RTF का यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हमारे पास फॉर्मेट है जो बेसिकली क्या करता है, हमें किसी भी फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर हम अलग अलग कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं वो हम सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं RTF हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे ना वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, लाइक हमारे पास MS वर्ड हो गया। इसके अलावा आप पढ़ते हो वर्ड पैड, ये भी आपने पढ़ा होगा है ना। वर्ड पैड भी इज़ अ टाइप ऑफ, एक तरीके से हमारे पास वर्ड प्रोसेसर होता है। इसके अलावा एप्पल का आपने पढ़ा होगा, एप्पल के पेजेस जैसे आते हैं है ना। जैसे हम इसके लिए पढ़ते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट के लिए वर्ड पढ़ते हैं, वैसे ही एप्पल का अपना एक वर्ड प्रोसेसर है जिसको हम एप्पल पेजेस के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए हम किस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, RTF फॉर्मेट का हम यूज़ करते हैं। मतलब RTF फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग वर्ड डॉक या फिर जो हमारे पास वर्ड फॉर्मेट्स होते हैं उनमें जो टेक्स्ट को कैसे सपोर्ट करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, RTF का यूज़ करते हैं। बाकी अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स के पूछे जाते हैं। जैसे हमने काफ़ी बार रिवाइज भी किया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 या उसके आगे के जो वर्जन है उनको सेव करने के लिए हम डॉक एक्स एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स है वो XML फाइल को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वहीं एक क्वेश्चन पूछा आता है PDF के बारे में कि ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिसको एडोब के द्वारा, है एडोब कंपनी है उसके द्वारा उसको इन्वेंट किया गया है। और इसको ऐसा क्वेश्चन पूछा आता है कि ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो डॉक्यूमेंट को ना एग्जैक्टली जो भी हमारे पास टाइप ऑफ स्क्रीन होती है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो वो भी कौन सी होती है, PDF होती है। बाकी नोट पैड जैसे हम पढ़ते हैं तो नोट पैड के लिए हमें पता है .txt हमारे पास एक्सटेंशन होती है, वो हम पढ़ते हैं। बाकी एग्ज़ाम में आपको JYT में पूछा गया था एक एक्सटेंशन BMP, तो BMP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बिट मैप बोल देते हैं। और पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फाइल एक्सटेंशन है जहाँ पे हम जो डाटा है वो या फिर बिट मैप हमारे पास किस टाइप के एक्सटेंशन है, ये हमारे पास रास्टर डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और BMP क्या करते हैं, बिट मैप जो इमेजेस होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। छोटे छोटे डाटा हैं पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एक्सेल की, तो एक्सेल में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास एक्सेल है उसमें हम XL SX करके हम क्या करते हैं, 2007 या 2007 के आगे जो आने वाले एक्सेल के फॉर्मेट्स हैं या फिर वर्जन्स हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो हम फाइल्स क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कौन सी एक्सटेंशन में सेव होती है, बाय डिफ़ॉल्ट XLSX एक्सटेंशन से क्या होती है, वो सेव होती है। वहीं एक्सेल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा आता है, एक टर्म आती है जिसको हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ बोल देते हैं। तो पूछा आता है कि हमारे पास अगर CSV जो फाइल्स होती है ना, .CSV जो फाइल्स होती है इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हम बोल देते हैं। ये काफ़ी बार पूछा आता है क्योंकि जब आप ना अलग अलग टाइप के डाटाबेस पढ़ते हैं तो एक टर्म आती है कि जब वहाँ जहाँ पे आपको ना एक्सेल फाइल्स अपलोड करनी होती हैं किसी सर्वर के ऊपर, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक CSV फाइल मतलब काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे अदा करती है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास CSV फाइल। इसके अलावा हमारे पास जैसे जैसे PPTX आ गया, ये हमें बताइए हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन है ना जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की प्रेजेंटेशन है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसकी बात करते हैं। तो वहाँ पे हम PPTX के एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं फाइल को स्टोर करने के लिए या फिर सेव करने के लिए। वहीं हम एक और एक्सटेंशन पढ़ते हैं जहाँ पे एक बार ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद JYT का ही पेपर था, वहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको ना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो मतलब सेव करनी है, कौन सी, ट्रांसपेरेंट, मतलब उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कौन कैसा होना चाहिए,
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक तरीके से अदृश्य होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट फ़ोटो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसने बेसिकली एचटीएमएल लैंग्वेज पढ़ी होगी या फिर जो वेब डेवलपमेंट करते होंगे, उनको पता है कि कई बार जैसे हमें कोई लोगो वगैरह क्रिएट करने होते हैं या फिर हमें किसी लोगो को इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे आप देखते हो ना, वेबसाइट्स के अलग-अलग लोगोज़ होते हैं, तो लोगोज़ हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो बेसिकली जो ऐसे इमेजेस फॉर्मेट है जहाँ पे हम इमेजेस का जो बैकग्राउंड है उसको हम ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं और उनको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर, मतलब मैक्सिमम हम यूटिलाइज करते हैं वेब पेजेस के साथ। तो वो कौन सी एक्सटेंशन होती है, वो हमारी डॉट पीएनजी एक्सटेंशन होती है। और पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको हम बोल देते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, है ना, नेटवर्क ग्राफिक्स। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जस्ट आपने नोट कर लेने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग हमें एक्सटेंशन पढ़ी थी, जैसे हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए पढ़ी थी डॉट एक्सी, वही हमने जो एप्पल के जो पेजेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, वर्ड का तो आपने पढ़ लिया, पर एप्पल पेजेस हैं, इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, इसकी हमारे पास होती है डॉट पेजेस। कल को पूछ ही लिया ना कि एप्पल आपके पास जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें जो आप फाइल सेव करते हो तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन डॉट पेजेस करके आती है। वहीं हम अलग-अलग टाइप की एक तरीके से कंप्रेस्ड फाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो कंप्रेस्ड फाइल कौन-कौन सी होती है? जैसे हमने पढ़ा था डॉट आर हमारे पास होती है कंप्रेस्ड फाइल। इसके अलावा हम डॉट ज़िप काफ़ी बार पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। छोटे-छोटे पॉइंट है पर एग्ज़ाम में ये सारे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो इन सभी को क्या करना है, आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी ये हमने टेक्स्ट के देख लिए, हमने इसके देख लिए, कंप्रेशन के देख लिए। हाँ, वैसे ऑडियो के भी आते हैं। ऑडियो के लिए हम जैसे हम डॉट एमपी3 पढ़ते हैं, डॉट वेव पढ़ते हैं, है ना? इसके अलावा पूछा आता है कि एक हमारे पास फ्लैग आता है। ये सारे ऑडियो के हमारे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जिनको नहीं पता होगा ऑडियो एक्सटेंशन, तो इनको भी वो नोट कर सकते हैं। बाकी जैसे वीडियो के लिए हम पढ़ते हैं, तो वीडियो को सभी को पता ही होता है। हम सर डॉट एमपी4 की बात कर लेते हैं वीडियो में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ एमपी4 हो गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक आता है जिसको हम बोलते हैं एवीआई, है ना? एवीआई के बारे में काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि एवीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव हम इसको बोल देते हैं। वहीं एक हम पढ़ते हैं एमओवी, है ना? जब आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, तो एप्पल क्या करता है, जब भी अपनी मूवीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने वीडियो की फॉर्मेट में सेव की होती है, तो उसमें एक्सटेंशन किसका यूज़ करता है एप्पल? डॉट एमओवी का यूज़ करता है। हमेशा याद रखना है कि जो एमओवी है इसको हम क्या बोलते हैं, फिर इसको किसने बनाया था? इसने इसको बेसिकली एप्पल के द्वारा बनाया गया था, किसके लिए? क्विक टाइम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये सारी हमारी वीडियोज़ की फॉर्मेट है। तो एक क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट डाटा बनता है, इसको भी आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सटेंशंस होती है, अलग-अलग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो धीरे-धीरे करके हम सारी चीज़ें रिवाइज़ करते रहेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैंडर्ड सीडी इज़ कंपोज्ड ऑफ ए क्लियर fill in the blank plastic substrate, a reflective metallic layer and a clear protective coating of a acrylic plastic। बेसिकली बात की है एक सामान्य सीडी जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। एक क्या है, क्लियर है, प्लस क्या है, प्लास्टिक सबस्ट्रेट है, एक परिवर्तक धातु और एक एक्रेलिक प्लास्टिक की एक क्लियर सुरक्षात्मक कोटिंग से बनी होती है। तो इसके बारे में पूछा है, तो वो कौन-सी कोटिंग होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीकार्बोनेट हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली जो भी हमारे पास ना डीवीडी हो गया, चाहे सीडी हो गया, चाहे हमारे पास कोई भी ब्लू-रे डिस्क हो गया, मतलब सिंपली मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर ऐसी मेमोरी जो ऑप्टिकल मेमोरी है। सिंपल एक टर्म बोल देता हूँ मैं, ऑप्टिकल हमारी जो मेमोरीज़ होती है। ऑप्टिकल मेमोरीज़ होती हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी डिस्क आ गया, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है ना, डिस्क के ऊपर आपके ऊपर ना यहाँ पे कोटिंग की जाती है, जो यहाँ पे आप देखते हो ना, कई बार चमकती है कि कोटिंग। तो जो कोटिंग है जो चमकती है, इस कोटिंग के बारे में पूछा जाता है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है। तो जो कोटिंग है ये की जाती है हमारी पॉलीकार्बोनेट के द्वारा, है ना? पॉलीकार्बोनेट की हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो ये आपने बेसिकली नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किसका आप यूज़ करते हैं, तो पॉली कार्बोनेट क्या क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई भी थी कि ऑप्टिकल मेमोरीज़ है वो क्या करती हैं, लाइट एनर्जी, क्योंकि ऑप्टिकल का मतलब ही क्या है, लाइट। तो लाइट एनर्जी का वो यूज़ करती हैं किसी भी डाटा को रीड या राइट करने के लिए। वहीं हमारी जो ऑप्टिकल मेमोरीज़ होती हैं उसमें हम जब डाटा स्टोर करते हैं तो वहाँ पे हम लैंड और पिट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना? लैंड और पिट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप डाटा क्या करते हो, ज़ीरो और वन की आपके वे में आप क्या करते हो, स्टोर करते हो।
तो उसको बोला जाता है लैंड एट पिट्स, है ना। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट डाटा है। वही अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हम पिट्स की बात करते हैं, तो पिट्स को मैंने आपको बताया था, जब आपकी बाइनरी ज़ीरो है तो वो मतलब ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, पिट को रिप्रेजेंट करता है। वही हमारा बाइनरी वन है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंड को रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट डाटा हमने पढ़ा हुआ है। बाकी देखो, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, या फिर जो हमारे पास कमर्शियल सीरीज होती है, जैसे आप देखते हो ना कि जो मूवीज़ वगैरह, जो मतलब बड़ी-बड़ी प्रोडक्शन हाउस जो अपनी मूवीज़ बनाते हैं, तो वो अपने एक सीडी वगैरह के ऊपर उस मूवी को एक तरीके से स्टोर करते हैं। तो वो उस टाइप की जो सीडीज़ होती हैं, जो काफ़ी मतलब एक तरीके से कमर्शियल में काफ़ी यूज़ की जाती है, तो उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है, मेटल की कोटिंग की जाती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे किसकी कोटिंग होती है, एल्यूमीनियम की कोटिंग होती है। तो अलग-अलग मतलब मैकेनिज़्म होता है, अलग-अलग जो टाइप ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं, उनमें अलग-अलग मटेरियल का भी यूज़ किया जाता है। तो एल्यूमीनियम भी आप नोट कर सकते हो। कई बार एग्ज़ामिनर ना ऐसे पूछ लेता है, उसने मान लिया पॉलीकार्बोनेट नहीं दिया, उसने ऐसे लिख दिया कि एल्यूमीनियम, गोल्ड, है ना, अलग-अलग ऑप्शन दे दिए। तब आपको पता होना चाहिए कि हम एल्यूमीनियम का भी यूज़ करते हैं जब हम कमर्शियल सीडी की बात कर लेते हैं। तो ये भी डाटा है, वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इनको भी आप नोट कर सकते हो। बाकी अलग-अलग पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि सीडी कितने टाइप्स की होती है ना? बाकी जो सीडी है, डीवीडी है, सारी टाइप ऑफ हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरीज़ आ जाती हैं। इनको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी डीवीडी मैंने बताया था आपको, सिंगल लेयर हम पढ़ते हैं, डबल लेयर पढ़ते हैं, है ना। सिंगल लेयर में हम बेसिकली अप्रोक्सीमेट 4.7 जीबी, और वहीं अगर हम उसका जस्ट दुगना कर देते हैं, हम उतना डबल लेयर में हम स्टोर कर सकते हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं, मैंने आपको सीडी रोम के बारे में बताया था। छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। एक ऐसी मेमोरी जहाँ पे हम डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। या फिर हम बात कर लेते हैं कि 90s की बात कर लेते हैं। पूछा जाता है कि 90s में जब भी आपको अपने फ्रेंड को कोई डाटा शेयर करना होता था, तो उस टाइम पे, या फिर डाटा नहीं शेयर करना है, या फिर उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 90s की। उस टाइम पे अगर आपको क्या करना है, कोई भी अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता था उस समय? उस समय सीडी-रोम का काफ़ी चलन था। तो ये भी पूछा जाता है। बाकी सीडी-रोम में हम कितना डाटा स्टोर करते हैं, वहाँ पे हम 700 एमबी तक का डाटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वहीं पूछा जाता है कि जब हम बात कर लेते हैं सीडी-रोम में, अगर हम इसमें कोई मतलब मतलब सिंपल सीडी की बात कर लेता हूँ मैं। तो सीडी में जैसे हम कोई डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, फिर डाटा हम क्या करते हैं, इस एक एक तरीके से बर्न करते हैं, ठीक है? सीडी में जब भी हम डाटा क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो डाटा एंट्री के स्टेप को हम बोलते हैं बर्न करना। टेक्निकल टर्म में उसको बर्निंग बोल देते हैं। तो कल को एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि बर्न क्या होता है? तो बर्न एक ऐसा तरीका होता है, हम डाटा क्या कर रहे होते हैं, सीडी के अंदर लिख रहे होते हैं, मतलब डाटा को क्या कर रहे होते हैं, हम राइट कर रहे होते हैं। ओके, तो डाटा राइट ऑन द सीडी इज नोन एज बर्निंग। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, सीडी की हम बात कर रहे हैं, तो सीडी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एग्जामिनर मतलब इतना बेकार क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि नॉर्मली नहीं पता होता है मैक्सिमम, मतलब जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि जो हमारे पास सीडी है उसमें हम कितने मिनट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार मतलब कहीं से भी एग्जामिनर डाल देता है। तो आपने नोट कर सकते हैं उसको कि अप्रोक्सीमेट हम ना 80 मिनट्स का जो है, जो म्यूज़िक है, उसको वहाँ पे स्टोर कर सकते थे उस टाइम पे। जिसके पास पुराने टाइम की सीडीज़ वगैरह होंगी, तो उनको तो पता होगा कि सर इतना-इतना हम क्या कर सकते थे वहाँ पे, बेसिकली डाटा, तो मतलब म्यूज़िकल जो डाटा था वो वहाँ पे हम स्टोर कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप नोट कर सकते हो, एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। बाकी देखो, लेज़र के लिए मैंने आपको अलग-अलग बताया था कि जो हमारे पास जैसे हमारे पास डिस्क होती है, क्योंकि ये ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास है ना ब्लू-रे डिस्क होती है, उसमें जो हम लेज़र यूज़ करते हैं, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? बेसिकली हम एक, देखो, ब्लू का यूज़ करते ही हैं, ब्लू तो पता ही होगा, पर हम वायलेट का भी यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट वायलेट हमारा बन जाता है। देखो, ब्लू तो सभी को पता होता है ना? ब्लू सभी को पता होता है, पर वायलेट नहीं पता होता है, वो आप नोट कर सकते हो। वही मैंने आपको एक बताया था कि जो हमारे पास एक तरीके से सीडीज़ होती है ना, नॉर्मल जो सीडीज़ होती हैं, तो इनमें हम जो लेज़र यूज़ करते हैं, है ना? तो इनमें जो हम लेज़र यूज़ करते हैं, तो वो कौन-सा लेज़र होता है? तो उसको हम इंफ्रारेड बोल देते हैं। देखो, अलग-अलग जो टाइप ऑफ ऑप्टिकल मेमोरीज़ हैं, उनके लिए लेज़र भी अलग-अलग टाइप की लगती है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था एक बार, पर आपको ये रिवीज़न के लिए। वहीं मैंने एक आपको डीवीडी के बारे में बताया था। इम्पोर्टेंट यही आते हैं, ब्लू-रे डिस्क आती है इम्पोर्टेंट, सीडी आती है, डीवीडी आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हो। तो पूछा जाता है कि हमारे पास
डीवीडी में जो हम लेज़र यूज़ करते हैं, तो वो कौन-सा हम यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे हम बेसिकली रेड वेवलेंथ की जो होती है ना, मतलब रे होती है, लेज़र होती है, उसका हम यूज़ करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेड की जो वेवलेंथ होती है, वो कितनी चलती है? वो हमारे पास 60 मतलब 650 एनएम की हमारी वेवलेंथ वो चलती है। जस्ट आपको पता होना चाहिए। वहीं इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो कितनी होती है हमारे पास? 780 अ, एनएम के ये बराबर होती है। इम्पोर्टेंट डाटा है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये डाटा ना आपको नॉर्मली कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। ये डाटा ऐसा होता है जब आप चीज़ें प्रैक्टिकली देखते हो, है ना? कई बार अगर आपने सीडी बर्न की होगी या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों के बारे में, नॉलेज गेन करने के बारे में, तब आपको इनके बारे में पता लगता है। तो ये सारा डाटा है जो इनके बारे में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लेना। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर सी हैश सोर्स कोड। बेसिकली हमारे पास सी हैश सोर्स कोड है, उसके लिए हम किस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सी हैश के लिए सी एस का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो, सी हैश इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसको हम बोल देते हैं, ये हमारी सी शार्प लैंग्वेज है। तो सी शार्प, तो सी का आ गया सी, और एस शार्प का क्या आ गया? एस हमारे पास यहाँ पे आ गया। जिसको पता होगा उसको तो पता है कि सर सी एस हमारी सी हैश लैंग्वेज हम इसको बोल देते हैं, या फिर सी शार्प भी हम इसको बोल देते हैं। सीएसवी मैंने आपको बता ही दिया था, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती है ना? इसके अलावा हमारे पास सीएफ है, तो सीएफ है नहीं कोई एक्सटेंशन, तो हमारे पास सीसीएफ भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगर होगी कोई तो वो आप मुझे बता सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे आइडिया है तो ये कोई एक्सटेंशन नहीं है। सीएसवी तो मैंने आपको बता ही दी थी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम इसको बोल देते हैं। बाकी जो सी शार्प है या फिर सी हैश है, ये आपको पूछा जाता है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बेसिकली किसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये इंटीग्रल पार्ट आ जाता है हमारे पास, एक डॉट नेट इंटरफेस आता है, उसका ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आ जाता है। और डॉट नेट किसके द्वारा बनाया गया है? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। तो इनडायरेक्टली अगर आपको पता ही लग ही रहा है, कल को मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो सी हैश लैंग्वेज है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो आप बोलेंगे सर वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है ना? तो इसके अलावा अलग-अलग, जैसे हम लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं, तो हमने अलग-अलग लैंग्वेज पढ़ी है। जैसे हमने सी लैंग्वेज पढ़ी है, इसके अलावा मैंने आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, इसके अलावा मैं जावा के बारे में आपको बताया हुआ है, इसके अलावा मैंने पाइथन के बारे में बताया हुआ है। तो जो डाटा है, इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, क्या-क्या चीज़ें हमने रिवाइज़ करनी है। जैसे सी में मैंने बताया था आपको कि ये बेसिकली 1972 के आसपास बनाया गया था। डेनिस रिची थे, है ना? डेनिस रिची के द्वारा। इनका पूरा नाम तो बेसिकली डेनिस एम रिची करके आता है ना? तो एम से पता नहीं क्या नाम था, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं है इनका। तो डेनिस एम रिची करके आता है, जिन्होंने इसको बनाया था। सी प्लस प्लस वैसे ही हमारे पास बंजार ने स्टॉप्स करके नाम था उनका, उन्होंने इसको बनाया था। और ये हमारे पास सी है, सी हमारे पास एक तरीके से हम इसको मिड लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अगर एग्ज़ामिनर ने मिड लेवल लैंग्वेज नहीं लिखा होगा, तो इसको क्या लिखा गया होता है, वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज भी लिखा गया होता है। वहीं आपके पास सी हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज आती है, इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज बोल देते हैं सी को। वही हम सी प्लस प्लस को क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ऊप्स लैंग्वेज भी हम इसको बोल देते हैं। वहीं जावा भी हमारी जेम्स गॉसलिंग के द्वारा बनाई गई थी लैंग्वेज, और ये भी हमारे पास किस टाइप की लैंग्वेज आती है? ऊप्स लैंग्वेज आती है। पाइथन आप सभी को पता है, गार्डियो वन रसम के द्वारा, है ना? गार्डियो वन रसम थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और पाइथन भी किस टाइप की लैंग्वेज है? एक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। साथ में ये काफ़ी बार कोई क्वेश्चन पूछा आता है पाइथन का कि ऐसी कौन-सी लैंग्वेज है जो हमारे पास इंटरप्रेटर लैंग्वेज है? तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज कौन-सी बन जाती है हमारे पास? पाइथन हमारी बन जाती है। बाकी इंटरप्रेटर, इसके अलावा जैसे कंपाइलर आता है ना, इसके अलावा असेंबलर आता है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। अलग-अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो, अगर हम बात करें सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, तो मैंने आपको एक बताया था कि हमसे ना हेडर फाइल के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप बात करते हो ना सी या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो वहाँ पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी का जो कोड है उसको आप सेव कैसे करते हो? तो उसको हम डॉट सी से हम सेव करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जैसे जिन्होंने जीओआईटी का एग्ज़ाम दिया होगा पहले भी, तो उनको पता होगा कि सी, सी प्लस प्लस का ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडर जो फाइल्स होती हैं, तो हेडर फाइल्स को सेव करने के लिए एक्सटेंशन क्या होती है? वो डॉट एच हमारी एक्सटेंशन होती है ना? इसके अलावा तो बाकी भी हम काफ़ी पढ़ते हैं। जैसे सी का ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो हैश को क्या बोला जाता है? हैश को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी काइंडली आपने नोट करना है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, वैसे वैसे आपका जो नॉलेज बेस है वो बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इमेजेस
यूज़ मैनी डिस्टिंक्ट इंस्टेंटिव वैल्यूज़, मतलब ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो अलग-अलग इंटेंसिटी की वैल्यूज़ को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तो ऐसी इमेजेस को हम क्या बोल देते हैं, ऐसी इमेजेस को क्या बोलेंगे, हाई कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, कॉन्ट्रास्ट हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हमने जो फ़ोटो है उसमें जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो काफ़ी हाई रखी होती है, हाई कॉन्ट्रास्ट रखा होता है। जैसे आप कॉन्ट्रास्ट देखते हो ना कि ये फ़ोटो एक तरीके से, जैसे आप उसका कॉन्ट्रास्ट वैल्यू बढ़ाते हो, कम करते हो, तो वो बड़ी तीखी सी फ़ोटो लगती है ना? तो वो तीखी फ़ोटो क्यों लगती हैं? क्योंकि हमने उनका कॉन्ट्रास्ट वैल्यू को एडजस्ट किया होता है, कई बार बढ़ाया होता है और कई बार उसको घटाया होता है। तो इसका मतलब है क्या बन जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो डिस्टिंक्ट इन मतलब वैल्यूज़ होती हैं, वो हम स्ट्रेच कर सकते हैं डार्केस्ट ब्लैक से ब्राइटेस्ट वाइट के बीच में। अगर आपने यूज़ किया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अगर यहाँ पे होता, जैसे हम यहाँ पे कोई फ़ोटो वगैरह एडिट कर सकते तो वहाँ पे मैं आपको बता देता, पर यहाँ पे है नहीं अभी मेरे पास यहाँ पे फ़ोटो। तो इसको आप ऐसे करके समझ सकते हो। या फिर अगर आपके पास फ़ोन भी है, मोबाइल भी है, तो मोबाइल में आप फ़ोन पे जाके ना अपनी फ़ोटो को एडिट करना। एडिट में जाके वहाँ पे आपको अलग-अलग ऑप्शन मिलेंगे। वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्ट्रास्ट करने का। तो जैसे आप कॉन्ट्रास्ट को करेंगे, है ना? जैसे आप कॉन्ट्रास्ट खोलोगे तो आप एक ऐसे करके लाइन आपको दिखेगी वहाँ। तो उस लाइन को आप अपने हाथ से एडजस्ट कर सकते हो, है ना? जैसे मान लेते हैं कि इस लाइन को मैंने नीचे कर दिया। जैसे नीचे कर दिया तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना? ये मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको नीचे खींच दिया। जैसे खींचा तो ये लाइन ऐसी होगी। तो जैसे ये लाइन ऐसी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो मेरी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वैसे ही जो मेरी फ़ोटो है, जैसे मान लेते हैं पहले वो बहुत ब्लैक दिख रही थी, अब वो क्या हो जाएगी, हल्की-सी ब्लैक हो जाएगी। मतलब कॉन्ट्रास्ट उसका मैंने क्या कर दिया, थोड़ा और कम कर दिया, मतलब व्हाइट की साइड में मैंने बढ़ा दिया, तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, उसका ब्लैक हिस्सा मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस चीज़ को बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट। और ये भी छोटे-छोटे पॉइंट है, एग्ज़ाम में जस्ट पूछे जाते हैं कि इंटेंसिटी वाले जब आप बढ़ाते हो किसी फ़ोटो की तो उसको हम क्या बोल देते हैं, है ना? बाकी देखो, जैसे हम टीसीएस की बात कर लेते हैं, तो टीसीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। देखो इमेजेस से ना ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि फ़ोटो के अलग-अलग एक्सटेंशंस क्या होते हैं। जैसे जेपीजी होता है, इसके अलावा जेपीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, है ना? हमने रिवीजन की है, जस्ट आपको पहले भी करवाई है ये सारी चीज़ें, जस्ट आपकी रिवीजन के लिए। बाकी सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट पूछी जाती है किसी भी डिजिटल स्क्रीन की, है ना? डिजिटल स्क्रीन में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन-सी होती है हमारे पास? पिक्सल होती है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ये मान लेते हैं ये आपकी आ गई फ़ोटो, ठीक है? मान लेते हैं ये मेरा एक स्टूडेंट है, इसकी आ गई फ़ोटो। इसने काफ़ी अच्छी फ़ोटो डाली है, अपने चश्मा-वश्मा लगा के फ़ोटो डाली है अपनी यहाँ पे, है ना? तो देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जब ज़ूम करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे तो चलो ये है, यहाँ पे तो ये वेक्टर है, इसलिए आपको ये ज़ूम होने के बाद ये फट नहीं रही है। पर अगर आपको अपने मोबाइल पे, मान लेते हैं आपने यही फ़ोटो अगर मोबाइल पे अपने खोली होती और मैं क्या करता हूँ, मैं इस जगह पे इसको ज़ूम कर देता हूँ, है ना? मतलब मैंने क्या किया, इस एरिया के ऊपर इसको ऐसे करके ज़ूम कर दिया अपनी फ़ोटो को। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुझे ऐसे दिखता है ये जो बॉक्सेस हैं, मुझे बॉक्सेस की फ़ॉर्म में वो फ़ोटो दिखती, है ना? तो जो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हो ना, जो ये वाली लाइन है, ठीक है? तो मान लेते हैं चश्मे वाली जो ये वाली लाइन जा रही है ना बीच में, ठीक है? तो ये वाली लाइन जा रही है ना बीच में, ये वाली चश्मे वाली। तो ये वाली लाइन आपको कैसे दिखती है यहाँ पे कि ये पिक्सल है, इसके अंदर ब्लैक कलर है और जो ये पिक्सल है, इसके अंदर ब्लैक कलर है। तो ये जो सबसे छोटी जगह होती है जहाँ पे हम कोई कलर को फ़िल करते हैं या फिर कलर की जो वैल्यू है उसको हम फ़िल करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उस जगह को पिक्सल बोला जाता है। और पिक्सल की ना फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसको बोला जाता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट भी हम इसको समटाइम बोल देते हैं। तो ये ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वहीं हमने रास्टर के बारे में पढ़ा हुआ है, वेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है, रास्टर इमेजेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो रियल इमेजेस होती है हमको रास्टर बोल देते हैं। वहीं जो मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करके तैयार करते हैं, उनको हम वेक्टर इमेजेस बोल देते हैं। पूछा जाता है कि कौन-सी फ़ोटोज़ हैं जो बेसिकली कभी भी फटती नहीं है। जैसे अभी मैंने एक कुछ चीज़ ड्रॉ की थी ना यहाँ पे मैंने ये, अब मैं इसको जितना मर्ज़ी ज़ूम कर लूँ, ये कभी भी फटेगा नहीं। तो ये क्यों नहीं फटा? क्योंकि ये किस कैटेगरी के अंदर है? ये हमारा वेक्टर इमेजेस के अंदर आ जाता है। ये हमारे पास क्या है? वेक्टर इमेजेस, मतलब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के या फिर मैथमेटिकल मॉडल के बिहाफ़ पे इसको बनाया गया है कि मैं इसको जितना भी छोटा-बड़ा करूँगा, वो अपनी वैल्यू को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और मुझे इमेज क्या देगा? बिल्कुल क्लियर क्लियर इमेज मुझे प्रोवाइड करेगा। तो इस चीज़ को बोला जाता है हमारा बेसिकली जो हमारी वेक्टर इमेजेस होती है। बाकी इमेजेस में मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आप बात कर लेते हो प्रिंटर की, जैसे आप बात कर लेते हो आपकी मॉनिटर की, या फिर जो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन होता है ना, उसको मॉनिटर बोल देते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि आप कौन-कौन से ना कलर मॉडल का यूज़ करते हो।
ये काफ़ी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो देखो प्रिंटर के लिए हम सभी को पता है हम आरजीबी का यूज़ करते हैं, है ना? रेड, ग्रीन, ब्लू का हम यूज़ करते हैं जिसको हम प्राइमरी कलर बोल देते हैं। सॉरी, प्रिंटर के लिए हम उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पे। प्रिंटर के लिए हम यूज़ करते हैं सीएमवाई के मॉडल का, है ना? सीएमवाई के क्यान, मैजेंटा, येलो एंड की, है ना? जो के होता है ये कौन से कलर को बताता है? ये हमें ब्लैक कलर को बताता है। और के को हम बोलते क्या है? वैसे की कलर हम बोल देते हैं। मॉनिटर में हम यूज़ करते हैं आरजीबी कलर का, है ना? जस्ट आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। अलग-अलग बेसिकली डिवाइस के लिए जो कलर दिखाने का तरीका होता है वो भी अलग होता है। प्रिंटर हमें क्या देता है? प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है ना? और वहीं जो हमारा मॉनिटर है वो हमें क्या दिखाता है? हमें सॉफ्ट कॉपी वो हमें दिखाता है। तो ये भी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उनको भी क्या करना है? आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी और चीज़ें होती हैं, है ना? जैसे हम बोल देते हैं कि पूछा आता है कि रास्टर जो ग्राफ़िक्स होते हैं, है ना? उनको एडिट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो उसमें हम फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम वेक्टर फ़ोटोज़ होती हैं, तो वेक्टर के लिए हम कोरल ड्रॉ का यूज़ करते हैं, है ना? तो ये हमने पढ़ी हुई हैं पहले भी चीज़ें। इनको भी आपने भूलना नहीं है, जस्ट आपकी रिवीजन में आप तभी करवाता हूँ बार-बार कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है ना? तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पीओपी। तो देखो पीओपी को हम क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और पीओपी के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट पहले भी समझाए थे, जस्ट आपकी फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। जो हमारे पास पीओपी है इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो लेटेस्ट वर्जन इसका 3 है, पॉप 3 हम इसको बोल देते हैं। बाकी पॉप 3 में यही बोला जाता है कि ये हमारे पास एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? हमारे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर यूज़ होता है। एप्लीकेशन लेयर कौन सी होती है हमारी? सर ये हमारे पास 7th लेयर होती है किसकी? ओएसआई मॉडल की। जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम 7th लेयर पढ़ते हैं। 7th लेयर कौन सी होती है? हमारी एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम अलग-अलग प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक प्रोटोकॉल आता है हमारे पास पॉप 3 प्रोटोकॉल। अच्छा पॉप 3 बेसिकली हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो ये हम यूज़ करते हैं जब भी हम ईमेल्स के बारे में बात करते हैं, है ना? तो ईमेल्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम बेसिकली मेजॉरिटी हम 2 प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। जब हम ईमेल को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। मतलब हमारे मान लेते हैं ये मेरा सर्वर आ गया, सर्वर से जब मेल मेरे फ़ोन पे या फिर मेरे कंप्यूटर पे आती है, तो ये कैसे आएगी, इसके तरीके होते हैं हमारे पास अलग-अलग, प्रोटोकॉल होते हैं अलग-अलग। एक प्रोटोकॉल आता है हमारे पास आईमैप, ठीक है? आईएमएपी जिसको हम बोल देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है पॉप प्रोटोकॉल, है ना? जिसका लेटेस्ट वर्ज़न कौन-सा है? पॉप 3 है। हमने पहले भी समझा हुआ है कि आईमैप क्या करता है? आईमैप बोलता है कि जो आपका मेल है वो मेरे पास मतलब मेरे सर्वर के पास वो सेव रहेगी, है ना? जो भी आपकी मेल है वो सर्वर पे सेव रहेगी और जैसे आप अपना डिवाइस के ऊपर इंटरनेट ऑन करोगे, तो उसकी एक कॉपी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऐसे होता है, आईमैप ऐसे काम करता है। मतलब जितने डिवाइस हैं, उन सभी डिवाइसेज़ पे जो भी मेल आती है, उनको वो दिखा देता है। पर वही जो हमारे पास पॉप प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है? ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई एक ईमेल आई, मान लेते हैं एक ईमेल मेरे दोस्त ने मुझे भेजी और मैंने क्या किया, मैंने अपने कम फ़ोन पे अपना इंटरनेट ऑन नहीं किया, पर मैंने कंप्यूटर के ऊपर अपना इंटरनेट ऑन कर लिया। तो क्या होगा? जो ये ईमेल मेरे सर्वर पे है, अभी देखो यहाँ पे कौन-सा प्रोटोकॉल चल रहा होगा? यहाँ पे पॉप 3 प्रोटोकॉल चल रहा होगा। तो मेरे सर्वर पे मुझे पता है एक ईमेल आई है, तो वो ईमेल क्या होगी? वो ईमेल ऑटोमैटिकली कहाँ चली जाएगी? जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेट ऑन करूँगा अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो मेरे कंप्यूटर के ऊपर वो ईमेल चली जाएगी। जैसे मेरे कंप्यूटर के ऊपर वो ईमेल चली गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जो मेरे सर्वर के ऊपर वो ईमेल पड़ी थी, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है? आईमैप क्या करता है? आईमैप डाटा स्टोर करता है सर्वर के ऊपर और जिस डिवाइस पे चाहे आप उसको जिस भी डिवाइस पे अपने अकाउंट लॉगिन करो और वहाँ पे आप उस ईमेल को देख सकते हो। पर पॉप3 क्या करता है? अगर आपने जो आपको ईमेल आई है, अगर आपने उसको किसी भी एक डिवाइस के ऊपर देख लिया ना, ओपन कर लिया ना, तो वो क्या करेगा? उसको सर्वर से अपने डिलीट कर देगा। सर्वर से जैसे डिलीट कर देगा फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम आपको याद आया कि यार मैं उसको मोबाइल पे खोल लेता हूँ ईमेल को, फिर देख लेता हूँ उसमें क्या-क्या चीज़ें पेंडिंग थी, मुझे जो काम करना था, अभी मुझे क्या मेल आई है। तो आप देखोगे मुझे मेल तो दिख ही नहीं रही है, तो वो मेल क्यों नहीं दिख रही होगी आपको? क्योंकि आपके सिस्टम पे आपने क्या कर दिया? पॉप 3 प्रोटोकॉल को ऑन कर दिया। पॉप 3 प्रोटोकॉल बेसिकली काम कैसे करता है? तो वो मैंने काम का तरीका आपको बता दिया, है ना? और हमेशा याद रखना है बाय डिफ़ॉल्ट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी आपकी ईमेल क्लाइंट्स होते हैं, जैसे आपका जीमेल है, चाहे आपका आउटलुक है ना? चाहे आपका हॉटमेल है, बेसिकली हॉटमेल को ही बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था आउटमेल के ऊपर।
तो जो हमारे पास अलग-अलग ईमेल क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका हमेशा आईमैप ही चलता है। हमेशा याद रखना है बाय डिफ़ॉल्ट ना आईमैप को ही ऑन किया होता है। आप चाहते हो तो आप POP3 को भी ऑन कर सकते हो, पर मैंने उसकी कंडीशन आपको बता दी कि एक बार आपने अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन किया और आपके मोबाइल में वो मेल आ गई, तो आपको फिर दोबारा किसी और डिवाइस पे वो ईमेल नहीं देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग-अलग उनका मैकेनिज़्म होता है। तो ऐसे करके आपने ये सारे छोटे-मोटे जो पॉइंट्स होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना होता है, इनको नोट करना होता है ना? तो ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी कोई डाउट आपके मन में, कोई क्वेरी है यहाँ पे, लगता है कुछ चीज़ नहीं समझ आई है, तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आपके लिए मैं 2-3 एक होमवर्क दे देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जस्ट आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, है ना? जो बच्चे रेगुलरली पढ़ते हैं, तो वो बोलते भी हैं कि सर हमें थोड़े बहुत जो होमवर्क है, वो हमें दे दिया करो। तो अगर मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन डाल देता हूँ कि सिंपल 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ। फर्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो आपकी जीमेल की अटैचमेंट्स होती हैं, जीमेल में ना आप अटैचमेंट अपलोड करते हो, मतलब कोई भी पीडीएफ है, कोई भी आपकी फ़ोटो है, तो जीमेल अटैचमेंट मैक्सिमम कितना साइज़ होता है? मैक्सिमम आप कितना साइज़ का जो अटैचमेंट है उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है? मैक्सिमम साइज़ कितना होता है अटैचमेंट का अपलोड करने के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको कि जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि कोई भी हमारे पास जो ईमेल है, जो मेरे काम की नहीं है ना? तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम अनसॉलिटेड ईमेल हम बोल देते हैं। चलो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भी आपकी या फिर ऐसे नेम ऑफ द फ़ोल्डर, आप मुझे उस फ़ोल्डर का नाम बताओ, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपके जो मेल्स होती हैं वो अनसेंड होती है, मतलब जहाँ पे आपकी अनसेंट मेल्स को हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टोर करते हैं, है ना? ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक ऐसा फ़ोल्डर है, अब आपने क्या किया है, मेल तो भेजी नहीं है, मतलब आपने बना तो दी है पर आपने भेजी नहीं है, तो उसको हम अनसेंट बोलते हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से फ़ोल्डर में जाके सेव होती है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बाकी थर्ड आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ। जैसे मान लेते हैं अब आपने क्या किया, मेल को भेज दिया, ठीक है? जो आपकी ईमेल है, वो अगर सेंड सक्सेसफुल हो गई है, तो वो कौन से फ़ोल्डर में आपको देखने को मिलेगी? ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। बाकी एक क्वेश्चन अगर हम बात कर लेते हैं, ईज़ी सा डाल देता हूँ आपको मैं। चलो ईज़ी तो क्या, थोड़ा टफ रखते हैं। एक हमारे पास टर्म आती है, हमारे पास MIMO, है ना? एक हमारे पास टर्म आती है MIMO। तो MIMO की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आप मुझे बताएँगे। फुल फॉर्म के अलावा थोड़ी-सी आप मुझे थ्योरी भी बताएँगे। होता क्या है हमारे पास MIMO? तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी आपने हाँ, नोट कर लेना है। बाकी एक हम टर्म पढ़ते हैं, अगर शायद आपने नहीं पढ़ी, शायद हमने नहीं रिवाइज़ किया होगा, या फिर हम मैंने बताया होगा तो मुझे अभी याद नहीं है इसके बारे में। एक टर्म आती है हार्ड और एक आती है सॉफ्ट बाउंस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको नोट कर लेंगे। एक टर्म आती है हमारे पास हार्ड, यहाँ पे ना बाउंस के टाइप आते हैं, तो उसको मैं ऐसे कर देता हूँ BOUNCE। तो बाउंस के हम अलग-अलग टाइप्स पढ़ते हैं। बेसिकली जब आप ईमेल की बात करते हो तो ईमेल का ही टाइप आता है। एक आता है हार्ड और दूसरा हमारे पास आता है सॉफ्ट। तो हार्ड और सॉफ्ट बाउंड में यही पूछा जाता है कि जो हमारा जो बेसिकली ईमेल एड्रेस होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डिलीवरी होती है वो फेल हो जाती है। मैं आपको मेल तो भेज रहा हूँ, पर वो ईमेल एड्रेस एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। जैसे मान लेता हूँ, मुझे क्या किया, मुझे मेरे स्टूडेंट ने बोला कि सर आप मुझे ना इस मेल आईडी कर दो, मतलब जो आपका जो भी डाटा है वो मुझे यहाँ पे भेज दो, abc@gmail.com, है ना? आपने बोला कि सर आप क्या करो, या फिर बोल देता हूँ कि सोहन sohan.abc@gmail.com। स्टूडेंट ने बोला कि सर ये मेरी ईमेल आईडी है, आप क्या करो, इस ईमेल आईडी के ऊपर मुझे एक मेल कर दो, है ना? तो मैंने बोला ठीक है बेटा मैं कर देता हूँ। मैंने जब क्या किया, मैंने जब इस मेल पे आपको ईमेल सेंड की, तो वहाँ पे मुझे एक एरर आ गया। मुझे क्या एरर आ गया? मुझे एरर आ गया एक तरीके से कि जो डिलीवरी है वो क्या है, फेल हो गई है ना? या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एरर आएगा हमारे पास परमानेंट डिलीवरी फेलियर, डिलीवरी फेलियर, है ना? ये मुझे वहाँ पे एरर आ गई। ये आएगा कब? जब हम बात कर रहे हैं हार्ड बाउंस की। तो परमानेंट डिलीवरी फेल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या है कि जो मुझे बच्चे ने अपनी ईमेल आईडी बताई है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, ईमेल जहाँ पे मैं कुछ भेज रहा हूँ,
ठीक है, ईमेल एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उस टाइम का जो एक तरीके से एरर आता है उसको बोला जाता है हार्ड बाउंस। तो ये आपने नोट करना है। अच्छा सर, सॉफ्ट बाउंस क्या होगा? देखो, सॉफ्ट बाउंस ये होता है कि जो रिसिपेंट का जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल यही ले लेते हैं सिंपल सा, यही एग्जाम्पल सेम ले लेता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारे पास जीमेल है, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो उसी वे में एग्जांपल लेता हूँ। आप सभी को पता है, आपको जो आपकी फ्री की जीमेल होती है उसको में आपको 15 जीबी की स्टोरेज मिलती है। सभी को पता है ये चीज़ें? हाँ सर, हम सभी को पता है कि हमें 15 जीबी का मतलब एरिया मिलता है, मतलब 15 जीबी हमें स्टोरेज मिलती है जहाँ पे हम हमारी ईमेल वगैरह या फिर कोई भी चीज़ या उनको हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने मुझे ईमेल आईडी यही दे दी, मान लेते हैं ईमेल आईडी दे दी आपने, सर आप हमें मेल कर दो abc@gmail.com के ऊपर आप मुझे मेल कर दो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको मेल तो कर दी। ठीक है, मैंने बोला बेटा मैंने आपको, ठीक है ईमेल आईडी आपकी ठीक है, और मैंने आपको मेल सेंड भी कर दी है। मेल मैंने क्या कर दी है, सेंड भी कर दी है। मेरी साइड से तो वो सेंड हो गई है ना, या फिर मेरी साइड से वो सेंड हो गई है, पर फिर भी मुझे एक मैसेज आ गया, मुझे मेरी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ गया। मैसेज मुझे क्या आया, मुझे मैसेज आया कि टेम्परेरी डिलीवरी फेलियर। देखो यहाँ पे क्या है, परमानेंट है। परमानेंट मतलब ईमेल आईडी उसने गलत बताई है, यहाँ पे ईमेल आईडी ठीक है, पर यहाँ पे उसके पास पहुंचा ही नहीं, मतलब जो abc@gmail.com है, इसके पास मेरी मेल गई ही नहीं। क्यों नहीं गई, इसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ, पर वहाँ पे एरर क्या आएगा आपको, टेम्परेरी डिलीवरी फेलियर। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना, डिलीवरी हम इसको बोल देते हैं फेलियर। ऐसे करके आपने इसको नोट कर लिया कि सॉफ्ट का मतलब होता है कि हम जो मेल है वो जाना तो चाहती है, पर जो दूसरा पर्सन है उसके पास उतनी स्टोरेज ही नहीं है, उसके पास उतनी स्टोरेज ही नहीं है। उसके पास कितनी थी, 15 जीबी की स्टोरेज थी, पर वो इतना इतना मतलब बोल सकते हैं इतना महानुभाव थे, उन्होंने क्या किया है, अपना 15 जीबी की जो स्टोरेज है वो फुल कर दी है अपनी। अब देखो 15 जीबी फुल हो जाएगी, तो जो चीज़ पहले से भरी है उसके ऊपर मैं अगर कोई चीज़ और भेजना चाहूँ तो वो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं जाएगी, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे मेरे पास एरर आएगा, टेम्परेरी डिलीवरी फेलियर। क्यों आएगा, क्योंकि जिसको मैं भेज रहा हूँ ना उसके पास वो स्टोरेज ही नहीं है और मेल्स को स्टोर करने के लिए। तो उस टाइप का जो बाउंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बाउंस आता है ना। हार्ड बाउंस का मतलब है कि जिसको आप भेज रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सॉफ्ट का बाउंस का मतलब है जिसको आप भेज रहे हो, मेल तो जाना चाहती है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, पर जिसको आप भेज रहे हो जो रिसीवर है, रिसीवर बेचारे के पास मेमोरी ही नहीं है उसको स्टोर करने के लिए उसके सर्वर के पास, है ना। तो उस टाइप का जो बाउंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बाउंस हम बोल देते हैं। आई होप मुझे शायद शायद मैंने आपको पहले पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो जस्ट यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। बाकी जो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है इसको काइंडली आप सारे करके आएंगे, है ना। ये मेल कैसे सेंड करते हैं, फिर जो मेल आपकी जाती है वो आप कैसे भेजते हैं। बाकी MIME, है ना, MIMO आ गया, एक हमारे पास टर्म आती है MIME, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपके लिए आज का एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। इनको आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके, टेक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।